हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। माय नेम इज रोहित विड्डा। दोस्तों, आज की हमारी क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी को लेकर मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर, ये हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल पाए। क्लास के दौरान अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डाउट आता है, कोई दुविधा लगती है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसके लिए पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो चलिए बढ़ेंगे आज की क्लास की तरफ। इंडियन पॉलिटी के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एचपी पटवारी या फिर सेक्रेटरीट क्लर्क और सब इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं हिमाचल प्रदेश में आने वाले, इन सभी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए बढ़ेंगे क्लास की तरफ। क्लास की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे YouTube चैनल पे वीकली जो शेड्यूल रहता है, जो क्लासेस रहती हैं, वो कुछ इस तरह से रहती हैं। ठीक है, डेली 10 MCQ रिवीजन की क्लास होती है सुबह 10:15 पे। उसके बाद 2:15 जो HCF मेंस करंट अफेयर्स का एक इशू डिस्कस किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर 6:15 डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। उसके बाद शाम को ये आपकी क्लर्क के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, पटवारी के लिए क्लासेस होती हैं। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब शॉर्ट्स यहाँ पे अपलोड किया जाता है। तो मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारा ये शेड्यूल कुछ इस तरह से रहता है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए अब बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब पहला प्रश्न क्या कहता है, हमारा भारतीय संविधान जो है, देखिए इंडियन पॉलिटी क्या होती है। इंडियन पॉलिटी इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो बेसिकली हम पॉलिटी की बात करते हैं, तो पॉलिटी में एक्चुअल में है क्या, संविधान। ठीक है, हम भारतीय संविधान की बात करते हैं क्योंकि इंडियन पॉलिटी यहाँ पर दर्शाता है, पॉलिटी यहाँ पर दर्शाता है कि एक देश में किस तरह की सरकार होती है, और इंडियन पॉलिटी दर्शाता है कि भारत में किस तरह का सिस्टम है, किस तरह का की सरकार है, और उसके जो फंक्शंस है, उसके फंडामेंटल्स है। और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड जो होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनली इसको लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा, और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको ओरिजिनली कहाँ रखा गया, ये पूछा गया है सवाल के अंदर कि भारत का जो मूल संविधान है वो कहाँ पे संरक्षित किया गया है, कहाँ पे रखा गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में, प्रेसिडेंट हाउस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, या पार्लियामेंट हाउस के अंदर। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो संसद भवन की, पार्लियामेंट हाउस की लाइब्रेरी के अंदर इसको रखा गया है। आप देख सकते हैं इस चित्र में, ठीक है, आपको दिख जाएगा यहाँ पर। तो हमारा जो संविधान है इसको यहाँ पर रखा गया है एक बॉक्स के अंदर, हीलियम गैस से भरा हुआ एक बॉक्स है। ठीक है, हीलियम गैस इसलिए रखी, हीलियम गैस में इसको इसलिए रखा गया ताकि इसके जो पन्ने हैं, ठीक है, वो ठीक रहे और इस पे जो कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, जो लॉज लिखे हुए हैं वो यहाँ पर मिटे नहीं। तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर हमारा जो संविधान है, पार्लियामेंट हाउस के अंदर इसको रखा गया है, इसकी लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, इनिशियली इसको सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस के अंदर रखा गया था, बाद में इसको लाइब्रेरी में रख दिया गया है। और ये लाइब्रेरी के अंदर एक हीलियम कंटेनर में, हीलियम गैस से भरे हुए कंटेनर में इसको प्रिजर्व करके हमने रखा हुआ है। तो ये है भारत का मूल संविधान। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बात करता है दो शब्दों की। दो शब्द कौन कौन से हैं, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। तो भारतीय संविधान के प्रियम्बल के अंदर, प्रियम्बल यहाँ पे हम बात करते हैं प्रस्तावना की। ठीक है, नाउ व्हाट इज प्रियम्बल, व्हाट इज प्रस्तावना। प्रस्तावना या प्रियम्बल की हम बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, ये हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन है। ये बताता है कि हमारा संविधान किस तरह के जो लॉ है वो हमारे सिटीजन्स को, नागरिकों को प्रोवाइड करने का काम करता है। ये बताता है प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल या प्रस्तावना हम इसको बोलते हैं। तो प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में दो वर्ड यहां पर दिए गए हैं और एक और वर्ड था, तीन वर्ड्स को ऐड किया गया था। ठीक है, दो वर्ड्स यहां पे मैं बता दूं, सोशलिस्ट और सेकुलर दिया गया है। ये दो वर्ड्स यहां पे दिए गए हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे
एक और वर्ड था इंटीग्रिटी, ठीक है। इन 3 वर्ड्स को यहाँ पर ऐड किया गया था। दैट वाज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976। 1975 में भारत देश में नेशनल इमरजेंसी लगी थी, आपको पता होगा, ठीक है। 1975 में भारत देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। अभी इसी इमरजेंसी के चलते हुए काफी सारे वर्क्स जो हैं वो आगे किए जाते हैं। 1976 में संविधान के अंदर संशोधन किया जाता है, 42nd अमेंडमेंट हम इसको बोलते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में होती है। इमरजेंसी का वो दौर था, उस टाइम पे ये अमेंडमेंट होती है। ये अमेंडमेंट ना बहुत सारा बेसिकली अब प्रेम्बल में भी चेंज कर रही है। प्रेम्बल में 3 वर्ड ऐड किए जा रहे हैं और भी बहुत सारे आर्टिकल्स जो है वो इंसर्ट किए जा रहे हैं। तो इसी के चलते हुए बहुत सारे लॉज जो थी ये अमेंडमेंट लेके आई थी। इसीलिए 42nd जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है। तो कई बार आपको सवाल ये भी आता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बोलते हैं। तो ये कौन से संशोधन को हम बोलते हैं, ये है 42nd 42वां हमारा जो संशोधन था। देखिए अमेंडमेंट क्या होती है, अमेंडमेंट को हम बोलते हैं संशोधन, ठीक है, कि बेसिकली कुछ चेंज करना, कुछ अमेंड करना। तो 2 वर्ड हमारे प्रेम्बल के अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर ऐड किए गए थे। अब प्रेम्बल एक्चुअल में है क्या, प्रेम्बल एक्चुअल में है क्या, ये है हमारा प्रेम्बल, ये है हमारा प्रेम्बल, ठीक है। हिंदी में हम इसको उद्देशिका भी बोलते हैं, प्रस्तावना भी बोल देते हैं, उद्देशिका भी हम इसको बोलते हैं। तो ये उद्देशिका जो है ये क्या कहती है, ये कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एक्ट द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो था वो उनके तैयार हुआ था। तो उस टाइम पे ये प्रेम्बल जो था यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है, प्रेम्बल, प्रेम्बल, ठीक है। तो प्रेम्बल हमारे पास यहाँ पे है। तो ये इंग्लिश में भी आपके सामने लिखा हुआ है, हिंदी में भी आपके सामने लिखा हुआ है। मैं साइड पे इसीलिए हूँ ताकि आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो, क्योंकि प्रेम्बल को लेकर काफी बार प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उद्देशिका को लेकर काफी बार जो प्रश्न है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए एक्चुअल में ये प्रेम्बल क्या कहता है, उद्देशिका क्या कहता है कि एक्चुअल में इस देश में सबसे बड़ी जो पावर है वो हम भारतीय लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के रहने वाले लोग सबसे बड़ी पावर है, ठीक है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही यहाँ पर मालिक होती है। तो यहाँ पर भी हम ही लोग सब कुछ है, ठीक है, हम ही लोग सभी कुछ है। तो वो यहाँ पर बेसिकली जो 42nd अमेंडमेंट होती है, देखिए पहले संविधान में क्या था, पहले संविधान में था सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। पहले भारत को संविधान में ये जो प्रेम्बल था इसमें लिखा गया था सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बट 1976 में जब अमेंडमेंट होती है तो सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यहाँ पर 2 वर्ड ऐड कर दिए जाते हैं, सोशलिस्ट और सेकुलर, और तीसरा वर्ड यहाँ पर ऐड किया जाता है दैट इज the equality of status and opportunity and the promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। तो ये इंटीग्रिटी वर्ड जो था ये यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है, तीसरा शब्द। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में उद्देशिका में यहाँ पर संशोधन किया गया था। तो एक सवाल यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कई बार कि प्रियम्बल के अंदर, उद्देशिका के अंदर, प्रस्तावना के अंदर कितनी बार यहाँ पर अमेंडमेंट की गई है। तो आज तक सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुई है उद्देशिका के अंदर, प्रियम्बल के अंदर, वो यही थी 1976 में। इसके बाद कहीं में भी अमेंडमेंट यहाँ पे नहीं की गई है। बट 1976 में अमेंडमेंट हो जाती है, क्या आज अमेंडमेंट करनी हो तो की जा सकती है। तो 1973 में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने यहाँ पर एक जजमेंट दिया था और उसने बताया था, वो जजमेंट का नाम भी आप ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज केशवानंद भारती केस हम इसको बोलते हैं। तो केशवानंद भारती केस जब आता है उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रेम्बल जो है, ये उद्देशिका जो है, ये संविधान का हिस्सा है, प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, एंड इसको अमेंड किया जा सकता है, इसमें आप संशोधन कर सकते हैं। बट इसके साथ साथ एक चीज जो बताई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रेम्बल तो अमेंड किया जा सकता है,
बट इसके जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के, इनको अमेंड नहीं किया जा सकता। द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि संविधान जो है, जो सॉरी प्रेम्बल जो है ये संविधान का हिस्सा और इसमें अमेंडमेंट हो सकती है, क्योंकि उससे पहले 1960 में एक केस था, बेरूबरी यूनियन केस। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रेम्बल जो है ये संविधान का हिस्सा नहीं है। बट अपनी ही जजमेंट के ऊपर एक जजमेंट दी गई 1973 में। तो 1973 में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेम्बल संविधान का हिस्सा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि ये दो वर्ड कौन से संशोधन के द्वारा, कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए थे। तो ये जो वर्ड है ये यहाँ पर 42वीं अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए थे। किसी को कोई डाउट होगा तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसके पास, ठीक है। अब यहाँ पर डैश आ जाता है कि यदि उसके पास, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है। हम देखेंगे कि 4 ऑप्शंस क्या कहते हैं। अब देखिए 1955 में भारत सरकार पहली बार लेके आती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता, ठीक है। नागरिकता एक्ट जो है, नागरिकता को लेकर जो लॉ है 1955 में पहली बार आता है। अब पहली बार नागरिकता को लेकर लॉ होता है 1955 में, और उसके बाद अभी 2019-20 में उसमें संशोधन किया जाता है, जिसको हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हम बोलते हैं। तो ये सिटीजनशिप एक्ट क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, बट भारत का जो भारत देश जो है ये सिंगल सिटीजनशिप को प्रमोट करते हैं। यानी कि अगर आप किसी दूसरे देश के नागरिक हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं हो सकते, आप भारत के नागरिक नहीं हो सकते। एक टाइम पे एक व्यक्ति एक ही देश की नागरिकता को होल्ड कर सकता है, ये भारत का संविधान कहता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी यही कहता है और सिटीजनशिप एक्ट भी यही कहता था 1955 में जो आया था। अब ऑप्शंस को देखेंगे क्या बात होती है यहाँ पर। देखो पहली ऑप्शन मेरे पास क्या कहती है, वॉलंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाता है तो। सेकंड ऑप्शन में कहता है कि अगर उसे किसी दूसरे देश में रोजगार मिल जाता है तो। तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे कहता है कि फॉरेन कोर्ट ऑफ लॉ, की विदेश में किसी कानूनी, विदेश की किसी अदालत में वो कोई जुर्म उसके खिलाफ साबित हो जाता है, वो दोषी ठहराया जाता है, और अगर वो किसी दूसरे देश में 5 सालों से ज्यादा के लिए 5 सालों से ज्यादा से रह रहा है। तो ये 4 ऑप्शन है। और क्वेश्चन क्या था कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहा, उसका कारण क्या होगा, उसका कारण क्या होगा। तो कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहता अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता हासिल करना। तो ये यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपना लेता है। क्योंकि भारत का संविधान क्या कहता है, भारत का संविधान कहता है, इंडियन लॉ कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। एक वक्त में एक ही देश की नागरिकता। तो भारत में सिंगल सिटीजनशिप का जो रूल है चलता है। अगर मान लीजिए मैं भारत का नागरिक हूं और कल को मैं कनाडा चले गया, अमेरिका चला जाता हूं और मैं वहां की पीआर ले लेता हूं, तो मेरी भारत की जो नागरिकता है वो रद्द हो जाएगी। जस्ट लाइक अक्षय कुमार, ठीक है। अब अक्षय कुमार के पास कनाडा की जो सिटीजनशिप है, तो अक्षय कुमार भारत के नागरिक नहीं है। अक्षय कुमार भारत में रह जरूर है, जी हाँ, मैं भारत में रह सकता हूँ, ठीक है, भारत में रह सकता हूँ। मुझे उसके लिए भारत सरकार से क्या लेना पड़ेगा, वीजा लेना पड़ेगा। या यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स और होती है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। 2 चीजें ये भी होती है, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारा ऑप्शन ए, ये हमारा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज थॉट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वेस्ट, इनमें से कौन सी रिट जो है वो बेसिकली किसी ऑर्डर को, किसी अथॉरिटी के द्वारा दिए गए ऑर्डर को रद्द कर देती है। तो कौन सी यहाँ पे बेसिकली रिट है। देखिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 की अगर मैं बात करता हूँ, आर्टिकल 32, आर्टिकल बोलते हैं, अनुच्छेद हम हिंदी में बोलते हैं। तो अनुच्छेद 32 की अगर मैं बात करता हूँ, भारतीय संविधान के जनक हम बाबा साहब अंबेडकर को बोलते हैं। तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अंबेडकर, इन्होंने संविधान को बनाते वक्त, यहाँ पर आर्टिकल 32 की जब बात आई थी, तो संविधान को बनाते वक्त आर्टिकल 32 को बेसिकली बाबा साहब अंबेडकर ने बोला कि ये आर्टिकल 32 जो है
ये संविधान की आत्मा और दिल है। द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है, क्योंकि ये आर्टिकल बात करता है, आर्टिकल 32 क्या कहता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, मौलिक अधिकारों के अंदर आता है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है, त्रुटियां। अब ये कैसी त्रुटियां, मान लीजिए भारत सरकार जो है जब कानून बनाती है, भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार अगर कोई लॉ बनाती है, कोई कानून बनाती है देश के संचालन के लिए, तो उस लॉ को बनाते वक्त भारतीय सरकार जो है फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ध्यान में रखेगी। अगर कोई सरकार का ऐसा कानून आ जाता है जो उस किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, कोर्ट में याचिका दायर करा सकता है कि ये जो सरकार का कानून आया है ये मेरे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन कर रहा है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, ये उस नए आए हुए लॉ की, नए बने लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है वो चेक करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है उसको चेक करेगा कि ये संवैधानिक तौर पे वैलिड है या नहीं है, ये चेक किया जाएगा। अगर नहीं है, फंडामेंटल राइट्स को कहीं वायलेट कर रहा है वो, तो वो जो नया बना लॉ है उसमें संशोधन किया जाएगा या फिर वो लॉ नल अबॉलिश कर दिया जाएगा, ठीक है, वो वैलिड नहीं होगा। ये यहाँ पर आर्टिकल 32 कहता है कि आर्टिकल 32 के चलते हुए कोई व्यक्ति यहाँ पर कोर्ट का सहारा ले सकता है अगर उसके सहारों को से लॉ की, किसी उसके लॉ की वायलेशन होती है, उसके राइट की वायलेशन यहाँ पे होती है। तो इसीलिए आर्टिकल 32 यहाँ पे बनाया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो होंगी इसका अधिकार यहाँ पे दिया गया है। तो इसी आर्टिकल 32 के तहत हमारे पास 5 तरह की रिट्स होती हैं, ठीक है, 5 तरह की रिट्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। 4 तो देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, सर्टियोनरी, क्वो वारंटो, और नेक्स्ट हमारे पास होती है प्रोहिबिशन। तो ये 5 तरह की रिट्स हमारे पास होती है, ठीक है, 5 तरह की रिट्स हमारे पास होती है, ठीक है। अब ये 5 तरह की रिट्स हमारे पास है, अब आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह की रिट्स को लेकर। बट यही रिट्स जो है हाई कोर्ट में भी एनफोर्सेबल होती है, हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में भी क्या आप जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत? नहीं, आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के तहत आप जा सकते हो इन रिट्स को लेकर हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था, अब इन रिट्स के अंदर इनमें से कौन सी रिट्स है जो एक अधिकारी के द्वारा, एक अथॉरिटी के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है, जो आदेश दिया गया है, उसको रद्द करती है। देखो हेबियस कॉर्पस क्या करता है, हेबियस कॉर्पस जो पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण की, अगर मैं बात करूं तो ये अगर किसी पर्सन को इलीगली अरेस्ट कर लिया जाए तो उसको छुड़वाने के लिए होता है, ठीक है, कि एक वकील जो है वो जज के पास जाता है कि मेरा जो क्लाइंट है इसको इलीगली डिटेन कर लिया गया है, तो उसको प्रेजेंट किया जाए। उसके बाद मैंडेमस जो होती है, मैंडेमस यहाँ पे होती है कि जो कोर्ट होता है, ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये छोटी जो कोर्ट्स है या फिर कोई सरकारी दफ्तर भी है, तो उसमें जो अफसर काम कर रहे हैं उनको आदेश देता है कि अपना काम सही ढंग से करो, अगर कोई अफसर सही ढंग से अपना काम ना कर रहा हो। उसके बाद सर्टियोरेरी की हम बात करते हैं, तो सर्टियोरेरी हमारे उत्तर क्वेश्चन का आंसर बनेगा, क्योंकि सर्टियोरेरी में क्या होता है, किसी ऑर्डर पे, किसी अथॉरिटी के ऑर्डर को क्वैश किया जाता है, तो सर्टियोरेरी यहाँ पे हमारा उत्तर बन जाएगा सर्टियोरेरी, ठीक है, सर्टियोरेरी। और क्वो वारंटो क्या होता है, अगर कोई अफसर, अगर कोई ऑफिसर, कोई पर्सन किसी कुर्सी पे बैठाया जाता है और वो कुर्सी पे बैठने लायक नहीं था, ठीक है, वैलिड नहीं था, इलीगली बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्वो वारंटो की रिट लगती है। क्वो वारंटो का कहने का मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, इस कुर्सी पे बैठने की आपकी अथॉरिटी क्या है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल चुका है, दैट इज सर्टियोरेरी। बट इसके साथ साथ हमने काफी सारी बातें सीखी है कि आर्टिकल 32 जो है इसको हर्ट एंड सोल बोला जाता है। ये प्रश्न भी काफी बार आता है कि किस आर्टिकल को हर्ट एंड सोल बोला जाता है, तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 226 भी आपको ध्यान में रखना है और आर्टिकल 32 भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब अम्बेडकर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, सर्टियोरेरी आई थिंक आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान का, वो ये बताता है, वो ये इंश्योर करता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों बोलते हैं, ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, ये कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट। देखिए मतलब क्या होता है, एक तरफ हमारे पास जैसे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स।
अब फंडामेंटल राइट्स को लेकर अगर बेसिकली हमें नहीं मिलते, हमारे फंडामेंटल राइट्स का शोषण होता है, तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, क्योंकि वो एनफोर्सेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, वो मिलने बहुत जरूरी है। उसी तरह से आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक हमारे पास आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब ये जो सिद्धांत है ना, ये भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को दिए हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को दी गई सिर्फ इंस्ट्रक्शंस है कि राज्य सरकार जब भी अपने लोगों के भले के लिए कानून बनाएगी, वेलफेयर के लिए कानून बनाएगी, तो वो सेक्टर की, केंद्र सरकार की इन बातों को ध्यान में रखेगी, ठीक है। आर्टिकल 36 से 51 में गिवन है, और इन्हीं 36 से लेकर 51 के एक अनुच्छेद में ये दिया गया है कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज है, दीज आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कहने का ये है कि अगर राज्य सरकार इनको पूरा नहीं कर पाती है, राज्य सरकार अगर नहीं दे पाती है, तो आप अदालत का दरवाजा खटखटाकर सरकार के ऊपर केस नहीं कर सकते, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को लेकर आप केस कर सकते हो, बट इसको लेकर नहीं कर सकते। तो कौन सा आर्टिकल जो है, कौन सा अनुच्छेद जो है, वो ये चीज बताता है कि आप केस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो देखिए, अगर मैं ऑप्शंस को देखता हूं ना, तो जैसे कि मैंने बताया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। पार्ट की बात करें तो पार्ट 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, 36 से लेकर 51 तक। अब देखिए, पहला तो ऑप्शन है वो आर्टिकल 33 का, वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है, और यहाँ बात डीपीएसपी की हो रही है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी की बात करूं तो ये 51A है, यहाँ 51 तक की बात हो रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचते हैं मेरे पास दो ही ऑप्शन, 37 और 41, ठीक है, 37 और 41, दो ही ऑप्शन बचते हैं मेरे पास। तो ये है आर्टिकल 37, यह है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 कहता है कि जो भी ये बेसिकली राइट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर जो भी राइट्स आप, जो भी बेसिकली स्टेटमेंट्स दी गई हैं, दीज आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। ये यहाँ पर आर्टिकल 37 यहाँ पे बताता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 37, आर्टिकल 37। हाँ जी, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये था हमारा आर्टिकल 37। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, मंत्री परिषद जो है, ठीक है, सारे मंत्री परिषद मिलाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये किसको रिस्पॉन्सिबल है? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको है? ठीक है, राष्ट्रपति है, संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, किसको ये रिस्पॉन्सिबल है? तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ बात करते हैं आर्टिकल 75 की, अनुच्छेद 75 की। आर्टिकल 75 की हम बात करते हैं, अनुच्छेद 75 की यहाँ पे बात करते हैं। तो आर्टिकल 75 यहाँ पे कहते हैं कि भारत में प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जो है यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या क्या आ जाता है? ठीक है, जितने भी हमारे समूह मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मंत्री है, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, जिसको हम डेप्यूटी मिनिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहने का मतलब किसी राज्य के मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केंद्र सरकार के मंत्रियों की ही बात कर रहा हूं। तो केंद्र सरकार में ना, जैसे हमारे पास कुछ तरह के मंत्री होते हैं, एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, उसके बाद उनके जूनियर भी होते हैं, उनके डेप्यूटी भी होते हैं, जिसको हम डेप्यूटी मिनिस्टर्स बोलते हैं, और उनको एक नाम हमने दिया हुआ है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। तो सब काउंसिल का हिस्सा होते हैं, सबके सब काउंसिल का हिस्सा होते हैं। और जितने भी ये मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक ये काम करते हैं। इनको ओथ भी, इनको शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है, राष्ट्रपति ही दिलाता है। बट ये जो मिनिस्टर है, आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंगली जितने भी मिनिस्टर है, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको होते हैं? यानी कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? उत्तरदायी। तो उत्तरदायी ये होते हैं लोकसभा को, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। देखो, अगर कलेक्टिवली पूछा जाता है, ठीक है, कि सारे के सारे मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, तो लोकसभा को है, क्योंकि लोकसभा से ही इनका चयन होता है, लोकसभा के इलेक्शन से ही सरकार बनती है, और लोकसभा में ही ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि लोकसभा में अगर ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। बट ये यहाँ पर सामूहिक रूप से पूछा गया है, कलेक्टिवली पूछा गया है। अगर मैं इंडिविजुअली बात करता हूं कि एक इकलौते ये किसको रिस्पॉन्सिबल है, तो दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति।
ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पे आएगा सी, लोकसभा। लोकसभा यहाँ पे उत्तर हमारा होगा सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, चल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इनकी न्यूनतम आयु क्या है अगर ये राज्यसभा के मेंबर है, अगर ये राज्यसभा के मेंबर है। तो देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने के लिए, ठीक है, भारत में मंत्री बनने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए एक शर्त अनिवार्य होती है कि वो व्यक्ति जो है वो राज्यसभा या फिर लोकसभा दोनों में से किसी एक सदन का मेंबर होना चाहिए। चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, बट किसी एक सदन का मेंबर तो उसे बनना ही पड़ेगा अगर उसे भारत में प्रधानमंत्री या कोई और मंत्री बनना है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो लोकसभा का सदस्य भी नहीं है, राज्यसभा का सदस्य भी नहीं है और उसे मंत्री बनना है या प्रधानमंत्री बनना है, तो एक बार तो उसको बिठाया जा सकता है कुर्सी में, पर 6 महीने का समय दिया जाता है। 6 महीने का समय यहाँ पे मिल जाता है कि 6 महीने के अंदर अंदर आप लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा किसी भी हाउस के मेंबर होने चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि अगर आपको मंत्री या प्रधानमंत्री बनना है, ठीक है, तो दोनों में से एक सदन का मेंबर तो आपको होना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में से एक सदन का मेंबर होना पड़ेगा। अब संविधान की अगर हम बात करते हैं तो संविधान के अनुसार लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए होती है वो चाहिए होती है 25 साल, और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए होती है वो चाहिए होती है 30 साल। भारत में न्यूनतम आय का ही प्रोविजन है, अपर एज का तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। और एज इट इज प्राइम मिनिस्टर को लेके डायरेक्टली तो कुछ दिया भी नहीं गया कि प्रधानमंत्री की कम से कम इतनी एज होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिया गया। बट जो प्रधानमंत्री बनेगा वो दोनों में से एक सदन का मेंबर तो होगा ही, तो दोनों में से अगर वो एक सदन का मेंबर होगा तो दोनों सदनों के मेंबर्स के लिए एज तो रिक्वायर्ड है। तो अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के मेंबर्स में से चूज किया जाता है तो 25 साल उसकी मिनिमम आयु होनी चाहिए, और अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा के मेंबर्स में से चूज किया जाता है तो कम से कम उसकी आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। तो यहाँ प्रश्न क्या था, प्रश्न कहता था राज्यसभा का सदस्य अगर वो है तो राज्यसभा का सदस्य अगर वो है तो उत्तर हमारे पास आएगा 30 वर्ष, 30 वर्ष। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न बात करता है पार्लियामेंट की कमेटियों की, पार्लियामेंट की कमेटियों की बात करता है। तो हमारी जो पार्लियामेंट है ना, लोकसभा राज्यसभा, इसके अंदर कुछ समितियां बनाई जाती है, कुछ कमेटियां बनाई जाती है। ठीक है, कुछ समितियां इसके अंदर बनाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले लोक लेखा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स या फिर कमेटी ऑन पिटीशंस। ठीक है, याचिकाओं पर समिति बनती है, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति बनती है, अनुपान समिति बनती है या फिर लोक सेवा समिति बनती है। अब प्रश्न क्या है कि सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है, सबसे बड़ी समिति कौन सी है? अब सबसे बड़ी वही होगी ना जिसके अंदर सबसे ज्यादा मेंबर होंगे, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मेंबर होंगे वही सबसे बड़ी होगी। तो देखिए सबसे अधिक मेंबर होते हैं एस्टीमेट कमेटी के अंदर। एस्टीमेट कमेटी, इसके अंदर होते हैं 30 मेंबर, 30 मेंबर, और ये 30 के 30 होते हैं लोकसभा से, 30 के 30 होते हैं लोकसभा से। इसके बाद आती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग, क्योंकि इन दोनों में ही 22 मेंबर होते हैं। 22 मेंबर, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं, तो टोटल 22 मेंबर होते हैं। तो ये होती है हमारी पार्लियामेंट की कमेटीज। तो हमारा उत्तर हो जाएगा एस्टीमेट कमेटी, अनुमान समिति, और ये हमारे पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी, सबसे बड़ी कमेटी यहाँ पे है। एस्टीमेट कमेटी 30 मेंबर होते हैं जैसे कि मैंने बताया, और कोई भी मंत्री किसी कमेटी का मेंबर नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोई भी मंत्री किसी भी कमेटी का मेंबर नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न जो है आपको देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि बड़ा सा प्रश्न लग रहा है, और हम देखते हैं कि पेपर में सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी सिंपल सा है, बड़ा नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट आपको अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है। संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को भारतीय संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था, और यही हमारा भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंटेशन में आता है। ठीक है,
तो जब संविधान 26 नवंबर को बन गया था, ठीक है, अगर ये रेडी हो गया था, तैयार हो चुका था, बन गया था, तो यहां पर तुमने 2 महीने का समय बीच में क्यों डाला? 26 जनवरी का दिन क्यों चूज किया? अगर तो संविधान बन गया था तो तुमने 2 महीने डिले क्यों किया? तो ये पूछा गया है, क्यों 26 जनवरी का दिन चूज किया गया? अब 4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था, ये 1935 में 26 जनवरी के दिन आया होगा, इसलिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि उस टाइम पे जो बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो था, वो जहां पे जब चलाया गया था तो उसका गठन जो था वो 26 जनवरी को किया होगा। तीसरा ऑप्शन कहता है कि कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस हम इसको बोलते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग करी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में एक समझौता हुआ था, ठीक है, वो 26 जनवरी को हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर ना इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा इतिहास में, ठीक है, इतिहास में। अब इतिहास में कैसे? आजादी से पहले, क्योंकि आजादी से पहले हमारा जो आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था, ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है इसके साथ, है ये क्वेश्चन पॉलिटी का, बट जुड़ा हुआ है थोड़ा सा इतिहास के साथ, ठीक है, इतिहास के साथ। अब कैसे ये इतिहास के साथ ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, इस प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है। अब क्या कहता है ये प्रश्न? देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, 1885 में। इसके बाद ना इसकी हर साल मीटिंग होती थी, हर साल इसकी एक मीटिंग होती थी, हर साल, साल में एक बार, जिसको हम बोलते थे कांग्रेस का सेशन, कांग्रेस का सेशन हो रहा है, ठीक है। ये सेशन दिसंबर में होता था, हर साल दिसंबर महीने में होता था, दिसंबर महीने में। अब 1885 से ये सेशन होने लगा, तो आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था। 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटते हैं, उसके बाद बहुत सारी घटनाएं चलती हैं, तो 1928 में साइमन कमीशन आता है, आपको पता होगा। उसके बाद एक नेहरू रिपोर्ट आती है और इसके बाद यहाँ पर जिन्ना रिपोर्ट आती है, उसके बाद गांधी जी देखते हैं क्या करना है, ठीक है। ये बात थी 1929 की। 1929 में कांग्रेस का सेशन हो रहा था लाहौर में, लाहौर में, ठीक है, लाहौर में सेशन हो रहा था कांग्रेस का, दिसंबर में, दिसंबर महीने में 1929 में लाहौर के अंदर, ठीक है। अब जब ये सेशन हुआ ना, इस सेशन में बेसिकली भारतीयों ने, ठीक है, महात्मा गांधी जुड़े हुए थे, नेहरू जुड़े हुए थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने एक एजेंडा रख दिया। वो एजेंडा क्या था कि 2 साल का वक्त हम तुम्हें देते हैं, 2 साल में या तो भारत को डोमिनियन स्टेटस दो, या फिर हम अपने आप को, अब अगली मांग हमारी जो होगी, अगर तुमने डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया तो अगली मांग हमारी जो होगी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, ठीक है, हमारी जो मांग है पूर्ण स्वराज है। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए 26 जनवरी का जो दिन था, 26 जनवरी 1930 का जो दिन था, ये गांधी जी के द्वारा चूज किया जाता है। उस टाइम पे द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, गांधी जी चूज करते हैं कि इस दिन हम अपनी जो आजादी है उसको डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हम संघर्ष स्टार्ट कर रहे हैं अब तुम्हारे खिलाफ। अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो 26 जनवरी को, यहां पर 26 जनवरी 1930 को मांग की जाती है, ठीक है। बेसिकली एक दिन चूज किया जाता है 26 जनवरी 1930 का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का दिन, ठीक है, भारत की आजादी का दिन गांधी जी के द्वारा चूज किया जाता है। तो जब भारत आजाद हो जाता है, संविधान सभा देखती है कि हमारा संविधान बनके तैयार तो हो गया 26 नवंबर को, बट 26 जनवरी 1930 का वो दिन, जिस दिन बेसिकली क्रांतिकारियों ने इंडिपेंडेंस की घोषणा करी थी, इंडिपेंडेंस डे इन्होंने अनाउंस किया था, उस दिन को तो लोग भूल जाएंगे, उस दिन को तो कोई याद नहीं रखेगा। तो इन्होंने वो दिन लोगों को याद रखवाने के लिए, उस दिन की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए, महत्ता को बढ़ाने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चूज किया था, ताकि इस दिन, यहाँ पे इस दिन को याद रखा जाए 26 जनवरी के दिन को, क्योंकि इसी दिन 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग यहाँ पे करी थी। तो ये उत्तर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। काफी सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे सीखे हैं कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है, यानी कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों होता है, 26 जनवरी का दिन ही क्यों चूज किया गया था। ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया तो इसलिए था क्योंकि हमारा संविधान इंप्लीमेंटेशन में आया था, संविधान लागू हुआ था, ठीक है। बट यहां पे अगर हम आगे बात करें
कि 26 जनवरी का दिन ही क्यों चूज किया गया था संविधान को लागू करने के लिए भी, तो वो था पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, आई होप आप समझ के होंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर इलेक्टेड बाय असेंबली। अब हमारी जो असेंबली होती है, असेंबली मतलब कहने का मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके कितने मेंबर, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के कितने मेंबर्स को चूज करती है। देखिए अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा व्हाट इज दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा और विधान परिषद, देखिए आमतौर में भारतीय राज्यों के अंदर दो तरह का सिस्टम चलता है, दो तरह का सिस्टम चलता है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हम इसको बोलते हैं, कुछ स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो कुछ स्टेट के अंदर 2 हाउस है, कुछ स्टेट के अंदर 1 हाउस है। तो यहां पर भारत के जो राज्य है कि कोई तो हम बोलते हैं कि बाई कैमरल है, बाई कैमरल मतलब उसमें डुअल पार्लियामेंट सिस्टम चलता है, कोई हम कहते हैं कि यूनी कैमरल है, यूनी कैमरल मतलब वहां पर एक ही पार्लियामेंट है। तो अगर मैं भारत के 28 राज्यों की बात करूं, भारत में 28 राज्य हैं, अब 28 में से 22 राज्य तो हैं जिनमें यूनिकैमरिज्म है, यानी कि इनमें सिर्फ क्या है, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, और 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें बाई कैमरल है, जिनमें विधान परिषद भी है विधानसभा के साथ, ठीक है, दोनों हाउसेज। अब ये 6 राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है, 6 राज्य कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है, ये 6 राज्य हैं, ठीक है, 6 राज्य, आई रिपीट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है, ये 6 राज्य हैं जिनमें यहां पर विधान परिषद भी है। अब जिन राज्यों के अंदर विधान परिषद होता है, देखिए किस राज्य में विधान परिषद होगा या नहीं होगा ये कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट, और उस देश उस राज्य की विधानसभा भी यहां पर चाहे तो क्रिएट कर सकती है विधान परिषद। तो ये पावर यहां पर होती है आर्टिकल अनुच्छेद 169 के तहत, 169 के तहत जो यहां पर क्रिएट किया जाता है, क्रिएशन होती है विधान परिषद की, विधान परिषद की। और उसी तरह से आर्टिकल 171, आर्टिकल 171 जो है ये बताता है कि विधान परिषद के जो मेंबर है ये किस तरह से चयन किया जाएगा। तो विधान परिषद के मेंबर डिफरेंट टाइप से चयन किए जाते हैं। अब इन मेंबरों का जो चयन होता है, ठीक है, इलेक्ट इनको किया जाता है, वो किया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो मेंबर है, इनमें से कुछ मेंबर्स जो है ना विधानसभा भी चूज करते हैं, विधानसभा भी बताती है। तो कितने मेंबर विधानसभा के द्वारा चूज किया जाता है, ये सवाल पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि 1/3 मेंबर जो है ये वहां पे जो प्रशासन होता है, लोकल प्रशासन, जैसे लाइक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पंचायत है, इनके द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 1/12 मेंबर जो है ये उस स्टेट में, उस राज्य में पढ़े लिखे ग्रेजुएट व्यक्ति जो है उनके द्वारा चूज किए जाते हैं। और 1/12 व्यक्ति जो है, 1/12 मेंबर जो है वो चूज किए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, ठीक है, शिक्षकों के द्वारा, कम से कम सेकेंडरी लेवल का टीचर जो है होना चाहिए। उसके बाद 1/3 मेंबर जो है ये विधानसभा के मेंबर्स के द्वारा चूज किए जाते हैं, 1/3 मेंबर, और बाकी के जितने भी बचते हैं इनको गवर्नर नॉमिनेट करता है, इनको नॉमिनेट करता है गवर्नर। तो अभी हमने देखा कि विधानसभा जो है विधान परिषद के कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, 1/3, 1/3, 1/3। अब विधान परिषद में कितने मेंबर हो सकते हैं ये भी ध्यान में रखेगा। विधान परिषद में कम से कम मेंबर होते हैं, मिनिमम होते हैं 40, मिनिमम होते हैं 40 मेंबर, और की कंडीशन है या 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कम से कम मेंबर इतने होने चाहिए, कम से कम इतने मेंबर होने चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन यहां पे रहती है, कंडीशन यहां पे रहती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जिसमें आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बताइए जिन्होंने इस्तीफा दिया, ठीक है, इस्तीफा। देखिए आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, नेहरू जी सबको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी ने कभी इस्तीफा नहीं दिया, इनकी मृत्यु हुई तो कुर्सी छूटी, ठीक है। नेहरू जी जब तक जिंदा थे प्रधानमंत्री की कुर्सी में थे।
उसके बाद नेहरू जी की मृत्यु के बाद कुर्सी पे बैठते हैं शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी, अब शास्त्री जी ने भी इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि शास्त्री जी वो भारत के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। क्योंकि 1962 में यहाँ पर इंडिया चाइना वॉर हुआ, 1964 में यहाँ पर पाकिस्तान से लड़ाई होती है, और उस वक्त, ठीक है, आपको पता है 65 की लड़ाई हम बोलते हैं जिसको, तो उस टाइम पे देश के जो 64 में ये प्रधानमंत्री बनते हैं, 65 में लड़ाई होती है, ठीक है। उस टाइम पे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो ये नारा देते हैं जय जवान जय किसान। और उसके बाद 1966 में ये ताशकेंत गए हुए थे, ताशकेंत डिक्लेरेशन साइन करने के लिए, तो वहां इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इनकी डेथ एक मिस्ट्री है, आज तक सुलझ नहीं पाए हैं, ठीक है, सुलझा नहीं पाए हैं। कहते हैं हार्ट अटैक आया था, बट आज तक एग्जैक्ट रीजन कोई नहीं जानता, ठीक है, इनकी मृत्यु का। उसके बाद तीसरी प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। देखो, जब शास्त्री जी की मृत्यु होती है ना, तो एक बहुत ही फेमस लीडर थे कांग्रेस में, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई एक सीनियर लीडर थे उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी के। अब जैसे ही शास्त्री जी मरे तो इनको लगता था भाई मेरा प्रधानमंत्री बनना तो तय है, बट उधर से निकल के आ जाती है इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में वोटिंग होती है, इंटरनल वोटिंग, और ये जीत जाती है, गांधी जीत जाती है, तो इसलिए प्रधानमंत्री बनती है। ये बात थी 1966 की, शास्त्री जी की मौत के बाद। अब 66 में ये होता है, उसके बाद 69 में फिर से चुनाव होता है। तो 69 में जब चुनाव हुआ तो यहाँ पर प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी। उसके बाद 74 फिर से चुनाव होता है आगे जाके, तो फिर इंदिरा गांधी। बट 75 में लग जाती है इमरजेंसी, 75 में लग जाती है इमरजेंसी, ठीक है। अब इमरजेंसी लगती है, उसके बाद ना 77 में चुनाव होने वाले होते हैं, 77 में चुनाव होने वाले होते हैं। तब जब चुनाव होते हैं, ठीक है, जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के दौरान यहाँ पे देखो, इलेक्शन जो थे ये 67 में हो गए थे, ठीक है, 67 में हुए थे। उसके बाद अगला चुनाव जो था 72 में होता है, और उसके सॉरी 1972 में होता है, उसके बाद अगला 1977 में होता है। तो जब ये चुनाव होता है, यहाँ पर इलेक्शन का टाइम आया हुआ होता है, तो इस टाइम पे एक कोएलिशन बनता है, ठीक है, और क्रिएट की जाती है जनता पार्टी। जनता पार्टी, और जनता पार्टी में इकट्ठे होके जो प्राइम मिनिस्टर पद होता है वो मिलता है मोरारजी देसाई को, क्योंकि ये सबसे सीनियर लीडर थे। ये 81 साल के थे जब ये प्रधानमंत्री बने, ठीक है, 1977 में। अब 1977 में जब इन्होंने सरकार बनाई तो ये देश के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि उससे पहले सिर्फ कांग्रेस के प्रधानमंत्री आ रहे थे। तो अब कांग्रेस को झटका लगा था पहली बार, ठीक है, 1977 में। बट कोएलिशन गवर्नमेंट थी, ज्यादा लंबी नहीं चल पाई, तो 1979 में इनका कोएलिशन टूट जाता है, ठीक है, क्योंकि एक तरफ चौधरी चरण सिंह जो थे वो इनसे समर्थन ले लेते हैं और कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, और फिर 1979 में चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री बनते हैं कांग्रेस का समर्थन लेकर। तो मोरारजी देसाई की सरकार 1979 में गिर जाती है। तो 1979 में मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ता है। तो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया 1979 में, मोरारजी देसाई। ये देश के आज तक के सबसे बूढ़े व्यक्ति है प्रधानमंत्री, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट। अगर आपको सवाल ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा प्रधानमंत्री देश का सबसे ओल्डेस्ट सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बताइए, तो वो थे मोरारजी देसाई। अगर मैं सबसे यंगेस्ट की बात करता हूं तो वो थे राजीव गांधी। 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे राजीव गांधी, जब वो सिर्फ 40 साल के थे, 1985 में, 1985। खैर चले आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो मोरारजी देसाई, इसका उत्तर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन किस तरह की बॉडी है? प्लानिंग कमीशन की बात करो तो देखो 1934 में ना, 1934 में किताब आई थी, 1934 में किताब आई थी, उस किताब का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इस किताब को लिखा था एम विश्वेश्वराय जी ने, एम विश्वेश्वराय। ये मैसूर के दीवान रह चुके थे और एक सिविल इंजीनियर थे, एम विश्वेश्वराय। एम विश्वेश्वराय, आपको पता होगा भारत में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के तौर पे हम सेलिब्रेट करते हैं। इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, किसकी याद में मनाया जाता है? एम विश्वेश्वराय, क्योंकि इनका जन्म दिवस होता है, ठीक है, कि इनका बर्थ एनिवर्सरी होता है, इनका जन्म दिवस होता है 15 सितंबर को, जिसको हम भारत में एज इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। बट 1934 में एम विश्वेश्वराय ने एक किताब लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। अब इस किताब से प्रेरित होकर भारत में प्लानिंग का सिस्टम का जो काम है शुरू होता है। 1938 में भारत में बनती है नेशनल प्लानिंग कमेटी।
नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी। अब उसके बाद भारत आजाद होता है तो 1950 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाता है। 15 मार्च 1950 को बनता है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये करता है, आपको पता होगा पहले भारत में ना 5 वर्षीय योजनाएं चलती थी, 5 ईयर प्लान्स। तो उन 5 ईयर प्लान्स को इंडिया में एग्जीक्यूट करने का काम करता था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, स्टैट्यूटरी भी नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि प्लानिंग कमीशन क्या करता था, ये 5 ईयर प्लान्स को एग्जीक्यूट करता था, 5 वर्षीय योजनाओं को एग्जीक्यूट करता था। तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। क्लियर? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्या प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया आज काम करता है? नहीं। 2014 में जब चुनाव होते हैं और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो मोदी सरकार आते बोलती है कि ये जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है ये अपना काम सही ढंग से नहीं करता, तो प्लानिंग कमीशन के साथ हम काम नहीं करेंगे। तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 1 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके एक नई बॉडी बनाती है, नीति आयोग। इसका नाम बदल के रख दिया जाता है नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है। तो अब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, अब नीति आयोग है, इसलिए यहां पर था वर्ड यूज किया गया था। अब ये बॉडी वर्क नहीं कर रही है। क्या आज 5 वर्षीय योजनाएं होती है, अभी चलती है? नहीं। अब 5 ईयर प्लान्स नहीं होते, अब इंडिविजुअल प्लान्स होते हैं, ठीक है। अब 5 ईयर प्लान्स नहीं होते। आगे बढ़ेंगे, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली पावर दी गई है अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव का कोई विवाद होता है तो, ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के जब चुनाव होते हैं तो उस चुनाव के वक्त अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद को सुलझाने की जो पावर है वो है सर्वोच्च न्यायालय के पास, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास। बट ये सुप्रीम कोर्ट की किस तरह की पावर है, किस तरह का अधिकार है? क्या ये मिसलेनियस ज्यूरिसडिक्शन है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है? हिंदी में अगर बात करें तो विविध क्षेत्राधिकार है, सलाहकार अधिकार है, अपील न्याय का अधिकार है या मूल न्याय अधिकार है? तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। अब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट क्या देखता है, अगर किसी 2 राज्यों के बीच में भी अगर कोई विवाद होता है, ठीक है, केंद्र सरकार और किसी राज्य के बीच में अगर कोई विवाद है, केंद्र सरकार और एक से ज्यादा किसी राज्य के बीच में विवाद है, या केंद्र सरकार नहीं है बट 2 या 1 या 2 या किन्हीं राज्यों के बीच में कोई विवाद है, तो ये सारे विवाद सुप्रीम कोर्ट देखता है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का कोई विवाद आता है तो वह भी सुप्रीम कोर्ट देखता है। ये सारे काम सुप्रीम कोर्ट करता है अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। हाँ जी, क्लियर हो गया होगा, आपको पता लग गया होगा? कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बात करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन बात करता है विलेज पंचायत की। विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत की बात यहाँ पे हो रही है। तो इनमें से कौन से जो है ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। देखिए आर्टिकल 243 जो है, अनुच्छेद 243 जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोवाइड करता है पंचायत को, ठीक है, पंचायत के बारे में बयान करता है ये। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन 243G में, आर्टिकल 243G में डिफाइन किए गए हैं और ये बताते हैं कि कौन कौन से इनमें प्रशासनिक कार्य है। तो रोड की मेंटेनेंस करना, ये भी विलेज पंचायत का प्रशासनिक कार्य है। सैनिटेशन और ड्रेनेज प्रोवाइड करना, ये भी है, शौचालय हो गया, जल की प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है। उसके बाद क्रीमेशन ग्राउंड, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर शमशान घाट की हम बात करते हैं, तो ये बनाना भी विलेज पंचायत का प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है। तो हमारा जो उत्तर है ये तीनों ही है, तो ऑल ऑफ दीज, ये सभी हमारा उत्तर हो जाएगा। ये विलेज पंचायत के कुछ कार्य है, ठीक है। उसके बाद स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन का काम भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ही होता है, बट कॉलेज एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में काउंट नहीं होता, ठीक है, कॉलेज एजुकेशन इसमें काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये 243G है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न बात करता है कि इमरजेंसी अगर लग जाए, मान लीजिए अगर देश में इमरजेंसी लग जाती है, तो इनमें से हमारे कौन से मौलिक अधिकार जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं, वो हमें नहीं दिए जाते। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, पूछ ले, ठीक है। इमरजेंसी भारत में 3 तरीके से लगती है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल, अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 352, किसी एक पर्टिकुलर राज्य में इमरजेंसी लगाई जाती है, जिसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, या फिर प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है। तो ये लगती है आर्टिकल 356 के तहत। और अगर मैं वित्तीय इमरजेंसी की बात करता हूँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये लगती है 360 के तहत, आर्टिकल 360 के तहत, ठीक है। तो बेसिकली
यहाँ पर इमरजेंसी के टाइम पे इन फंडामेंटल हम बात करते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं ये सस्पेंड हो जाते हैं, बट कौन सा मौलिक अधिकार जो है वो सस्पेंड नहीं होता, ये प्रश्न में पूछा गया। क्योंकि एक राइट हमारा रहता है चाहे वो इमरजेंसी का दौर, वो कौन सा है? पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये अधिकार हमेशा रहता है। ठीक है, ये राइट हमेशा यहाँ पे रहता है, पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन डिसाइड करता है कि अगर कोई बिल पार्लियामेंट में, संसद में प्रेजेंट हो रहा है तो वो बिल मनी बिल है या नहीं है? देखिए मनी बिल, जब पैसे की बात होती है तो मनी बिल की बात हम करते हैं आर्टिकल 110 के तहत। तो आर्टिकल 110 के तहत मनी बिल जो होता है प्रेजेंट किया जाता है, और ये बिल मनी बिल, कोई बिल अगर आया है, ये बिल मनी बिल है या नहीं है, ये किसकी पावर होती है? ये स्पीकर की पावर होती है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है ये उसकी पावर होती है, वो डिसाइड करेगा वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, ये बिल मनी बिल है या नहीं है। तो एक बार अगर स्पीकर ने बोल दिया कि ये मनी बिल है तो आप कहीं पे भी इस फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते। स्पीकर ने बोल दिया तो बोल दिया, ये फैसला फिर अटल है, अटल। ठीक है, फिर आप उसको बदलाव नहीं कर सकते। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है ये बताएंगे यहाँ पर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है ये बताएंगे यहाँ पे वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न किस बात की बात करता है? अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा संशोधन जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान जब हम इसको कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कर दिया था। अगर आप स्टार्टिंग से ही सारी क्लास देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन के दौरान कि इस अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा बेसिकली एक्ट है हमारा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। मैंने आपको बताया था कि प्रेम्बल में 3 वर्ड ऐड किए गए थे, उसके अलावा बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, वो ऐड किए गए और चेंजेस किए गए थे। इसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ही आसान प्रश्न था ये वाला। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। Which were incorporated into the constitution by an amendment? इनमें से कौन सी चीज जो है वो अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई थी? अब इस क्वेश्चन का आंसर ना मैं पिछले ही प्रश्न में करके हटा हूं। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात होती है, फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, यानी कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, या फिर निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया 42वीं अमेंडमेंट की हमने बात करी, जो कि 1976 में होती है, और इसके द्वारा ऐड होती है, इसी अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 51A को ऐड किया जाता है, जो कि यहाँ पर बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की, मौलिक कर्तव्यों की, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज की। आर्टिकल 51A पार्ट 4A ये ऐड किया गया था। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज किसकी रिकमेंडेशन पे आई थी? एक कमेटी बनाई गई थी 1975 में, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे 1976 की अमेंडमेंट के द्वारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, मौलिक कर्तव्य जो है, इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, इनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी हमारे पास, उसके बाद एक और फंडामेंटल ड्यूटी हमारे पास ऐड की गई थी, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 86 संशोधन के द्वारा, जो कि 2002 में होता है। ठीक है, 2002 में होता है, और आज हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी इनको अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट ओरिजिनली ही संविधान में थे, ओरिजिनली ही संविधान के अंदर मौजूद थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, 2 प्रश्न हमारे बचते हैं। तो ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 7th शेड्यूल जो हमारे संविधान का है वो इनमें से किस प्रस्ताव की बात करता है, इनमें से किस चीज के साथ डील करता है? 7th शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल प्रोविजन ऑफ ओथ, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, 22 इंडियन लैंग्वेजेस, 3 लिस्ट रिगार्डिंग लेजिस्लेशन, यानी कि शपथ का प्रावधान, राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात, 22 भारतीय भाषाएं, या फिर 3 लिस्ट। तो देखिए 7वां शेड्यूल जो है, ठीक है, 7वीं अनुसूची जो है, ये पावर की बात करती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि विभाजन। ठीक है, तो 3 तरह की लिस्ट यहां पे है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट
उसके बाद मैं बात करूं तो कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये 3 तरह की बात हमारे पास होती है, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब 3 तरह की बातें यहाँ पे हो रही हैं, तो इनमें पावर डिवाइड है, यूनियन लिस्ट में यूनियन पावर, स्टेट लिस्ट में स्टेट पावर, कंकरेंट लिस्ट में देखो इसमें वो मैटर बताए गए हैं जिसमें केंद्र सरकार को डिसीजन लेने का अधिकार है, इसमें वो मैटर दिखाए गए हैं जिसमें राज्य सरकार अपने लेवल पे डिसीजन ले सकती है, और इसमें वो मैटर है जिसमें दोनों डिसीजन ले सकते हैं, जिसपे दोनों डिसीजन ले सकते हैं। तो 3 लिस्ट की बात होगी, तो यहां पर बात होती है कानून के समक्ष 3 सूचियां, 3 लिस्ट, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया होगा आपको, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। फ्रॉम विच कंट्री डिड द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन, मतलब सवाल क्या है कि किस देश ने पहली बार लिखित संविधान दिया था, ठीक है, लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो दुनिया में पहला देश जिसने लिखित संविधान दिया था, देखिए यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है, ठीक है, और दुनिया का पहला देश जिसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया वो था अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जापान नहीं है, भारत नहीं है, ब्रिटेन नहीं है, अमेरिका, अमेरिका। तो अमेरिका भारत का, दुनिया का पहला देश था जिसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, और भारत का जो संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। और ठीक है, हमारा जो वीकली शेड्यूल मैंने आपको पहले ही बता दिया, और हमारे जो कुछ इनिशिएटिव है, कुछ फ्री इनिशिएटिव्स, कुछ पेड इनिशिएटिव्स जो चल रहे हैं, जो कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप अगर किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां क्लिक कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगती है, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।